ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ के यानी कि इन्हों का तरीकाकार है। वकार शाह गैंग कौन था? 6 भाइयों पर मुश्तमिल इस गैंग ने अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी शामिल कर लिया था। मुंशियात फरोशी, भत्ताखोरी और इसके अलावा चोरी और डकैती की वारदातों में भी ये लोग शामिल थे। साडे तो घर उजाड़ गए, एक मेरा बेटा और मेरी नौ रोंदी फिरती, मैं रोंदा फिरदा, रोज कब्रिस्तान जाने रोने बेटा मैं कित्थों लभा तैनूं। ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਪਿੰਡ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ कि ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ। ये पुलिस के लिए भी तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए बड़ा ये लम्हा फिक्रिया था कि लोग जो थे वो कंप्लेनेंट बनने को तैयार नहीं थे। हमने अपने हैवी जो वेपन्स हैं उनके साथ वॉक करते हुए वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही पुलिस वहाँ पे डिटेक्ट हुई, उनको पुलिस की मूवमेंट नज़र आई, उन्होंने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आज से ये ज़मीन हमारी है, इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो, शाम तक 10 लाख रुपया पहुँच जाए। फैसलाबाद से पंजाब के आखिरी बॉर्डर तक दहशत की अलामत समझा जाने वाला वकार शाह गैंग कौन था और इसकी रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ पुलिस के लिए दर्द सर बन चुकी थी। फिर सीसीडी हरकत में आया और खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले इसके कारिंदे कौन थे, इसमें शामिल 4 भाई कौन थे, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ मिनी मैनचेस्टर फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, ताजरों और शहरियों के लिए वकार शाह गैंग एक दर्द सर बन चुका था। रहज़नी, डकैती, चोरी, कत्ल जैसी संगीन वारदातों में ये मुल्ज़िमान मुतअद्दिद मरतबा कानून की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हुए। ये आखिर कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राना हबीबुर रहमान। इनसे इस हवाले से हम तफसीलात जान लेते हैं। वकार शाह गैंग के जुर्म की जो दास्तान का आगाज़ है ये 2008 में हुआ था, इसलिए कि उस वक़्त 2008 में सबसे पहला जो एक मुकदमा है वो मामूली सा एक मुकदमा था 25D टेलीग्राफ एक्ट का, किसी को फ़ोन पर धमकियां देने का। 2020 से ये एक्सट्रीम पे चले गए। 2020-21 से इन्होंने अपने जो तमाम एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कार्रवाइयाँ थीं वो इन्होंने शुरू कर दी। लोगों के सामने न आने की वजह यह है कि लोग हमारे जैसे कॉमन पीपल शरीफ लोग हैं वो कोर्ट्स की गवाहियों से डरते हैं। अब जबकि ये इनके ज़्यादा लोग एरेडिकेट हो गए हैं तो वो भी लोग घबराते हैं कि शायद वो कल को कोई हमें उसमें ना मुलवस कर दे। भत्ताखोरी, पुलिस के साथ मुकाबले, अराजी पर कब्जे करने, लोगों को फायर मारने, कई ख़वातीन की असमत दरी की गई, मासूम बच्चियाँ उनकी, और अफसोसनाक बात ये थी कि वो लोग कभी अपना केस रजिस्टर करवाने नहीं आए। जो शख्स वहाँ पे ये जुर्रत करता था अगले दिन उसकी लाश मिल जाती थी। ये पुलिस के लिए भी तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए बड़ा ये लम्हा फिक्रिया था कि लोग जो थे वो कंप्लेनेंट बनने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद इनका ये हौसला इतना बढ़ा कि इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ मौक़ों पर 4 पुलिस मुलाजमीन को इनकाउंटर में ज़ख्मी किया। ये अपने मसल्ला क्रिमिनल लोगों के ज़रिए नाके लगवाते थे, मासूम और शरीफ शहरियों को, इवन ख़वातीन को थप्पड़ मारते थे कि तुम कौन हो, इधर क्या करने आ रही हो। इवन अगर कोई साथ गाँव की अपनी किसी ताज़ियत पे, शादी पे आ रही है तो ख़वातीन को भी मारते थे। उसमें उन्होंने एक हमारा डॉल्फिन का एहलकार शहीद किया, एक और हमारा हेड कांस्टेबल है उसकी आंख ज़ाया हुई। उसके बाद इनका पुलिस के साथ इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले अब तक ये इतना ख़तरनाक गैंग था कि इनकी जराइम की दास्तानें इतनी लंबी होती जा रही थी कि इनके खौफ की वजह से जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, वो पुलिस को कॉल भी नहीं करते थे, बताते भी नहीं थे। बेशुमार ऐसे केसेस सामने आए जिसमें इन्होंने अराजी पर कब्जे के दौरान और इसके अलावा भत्ता ना मिलने पर और दीगर जो मामला थे इनके इलाके में, मुनशियात फरोशी में रुकावट आने पर या पुलिस को मुखबरी करने पर कई अफराद को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। वकार शाह गैंग का ताल्लुक फैसलाबाद के नवाही इलाके खुड़ियाँ वड़ाई से था। यहाँ पर इनकी दहशत की ये हालत थी कि पुलिस भी इस इलाके में आने से कतराती थी और ये इलाके में जब निकलते थे लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। अब सूरत हाल ये है कि इस इलाके में अमन तो हो चुका है, लेकिन एक वालिद की जो फरियाद है वो हम आपको आज सुनाते हैं। पिंड के चौक दे विच उन्हें मारना शुरू किया डंडियां नाल, पैसे मंगे। यंग मुंडा सी, उन्हें कहा पैसे कितों देइए, साडे कोल नहीं पैसे। वो डंडियां नाल मारते रहे। इन्ना को ना तशद्दद किया उहदे ते, इन्ना मारिया कि उहदे गुर्दे पिछों मारिया, पेंच हो गए, फेफड़े और गुर्दे दोवे काम करना छड्ड गए। अच्छा, उत्थे वो डिग पिया। जो डिग्या उदों ना फायर मारे ने,
ਇਸ ਰਾਤੇ ਤੇ ਆਦੇ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। हस्पताल उसकी 6वें दिन हालत कटी। वकार शाह गैंग के मुतासरीन की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। किसी से भत्ता लिया गया, किसी को फायरिंग करके कत्ल किया गया, किसी के अरादी पर कब्जा किया गया। ये तमाम लोग अपने जवान बेटों से भी हाथ धो बैठे। लेकिन ये वकार शाह गैंग की ना ख़त्म होने वाली जुर्म की कैसी दास्तान थी जो इस वक्त जारी व सारी थी। लेकिन फिर खुदा का कहर नादिल हुआ और एक एक करके ये तमाम लोग जहन्नम वासिल हुए। इन मुतासरीन का क्या कहना है, आए आपको सुनाते हैं। वो धमकियां लाते तुहाडे असीं बच्चे ही मारते हैं, सानू 20 लाख दो, असीं 20 लाख कित्थों दे जी, असीं नहीं दिता। मेरा बेटा मार गया, जवान मेरा बेटा मैट्रिक पढ़िया लिखिया, सोहना खूबसूरत, साडे तो घर उजाड़ गए। एक मेरा बेटा और मेरी नौं रोंदी फिरदी, मैं रोंदा फिरदा, रोज़ कब्रिस्तान जाने रोने बेटा मैं कित्थों लभा तैनूं, साडा जवान बेटा, साडी कमाई करने वाला, सानू रोटी खाण, मैं तो बुढ़ा बंदा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 3 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੂਲੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, मैंने पुलिस आ गई, पुलिस आके अगे पिछे फिरती रही जी, मैनू कहते पैसे दे दे मुंडा का छड़ना है। मैं कहा पैसे मेरे को कोई नहीं, मेरा मुंडा तो मार दे, बेशक मार दो, पैसे नहीं मैं देने। विहाड़ी में होने वाले पुलिस मुकाबले में वकार शाह मारा गया और इसका दुख इसके भाइयों को बहुत ज्यादा था। इन्हें शक था कि वकार शाह की मुखबरी की गई है। वकार शाह ने शेखुपुरे के इलाके से 2 बहनों को अगवा किया था और इनके जुर्म की बहुत बड़ी दास्तान भी है। इन दोनों बहनों के ऊपर यह इल्ज़ाम था कि वकार शाह की मुखबरी इन्होंने की है और इसीलिए इन्होंने इन दोनों बहनों को वहां से लिया और फिर इन्हें इतना ज़्यादा मारा कि ये अपनी जान से बाजी हार गई और फिर इनकी लाशों को सतियाना रोड के ऊपर लाकर बीच चौराहे रख दिया और ये पैगाम दिया कि अगर कोई भी दोबारा इनकी मुखबरी करेगा तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा। इसी तरह एक और साहब है अब्बास, उनके बेटे को उन्होंने मर्डर किया था, उनके टुकड़े कर दिए। इस तरह एक और साहब है, वो उनका बेटा जवान बच्चा था, उनको उन्होंने घर में दाखिल होकर कत्ल किया था और वो शायद FIR भी इन पे नहीं हुई। और इस तरह की सैकड़ों ऐसी FIR हैं जो इन पे नहीं हुई, ना मालूम हुई या किसी ने की नहीं। मुल्ज़िमान के पुलिस मुकाबलों की भी एक लंबी दास्तान है। 4 पुलिस मुकाबलों में पुलिस एहलकारों को शहीद भी किया और ज़ख्मी भी किया। इनमें एक डॉल्फिन एहलकार शहीद हुआ, इसके अलावा एक पुलिस एहलकार की आंख भी ज़ाया हुई। DSP को भी पुलिस मुकाबले के दौरान ही इन मुल्ज़िमान की जानिब से फायर लगा। वकार शाह गैंग के जुर्म की दास्तान अब बढ़ती जा रही थी जो पुलिस के लिए दर्द सर थी। विहाड़ी के इलाके में पुलिस मुकाबला होता है जिसमें वसीम जफर DSP हिस्सा लेते हैं। वसीम जफर इस पुलिस मुकाबले में जख्मी भी हुए और इस पुलिस मुकाबले में वकार हलाक हुआ और इसका एक साथी भी साथ मारा गया, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और फिर इसके भाइयों ने इसकी कब्र के ऊपर यह हल्फ लिया कि इस पुलिस मुकाबले में शामिल तमाम लोगों को अब वो मार डालेंगे। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था और पुलिस अब इनका कला कमा भी करना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये अलग रुपोश भी हो चुके थे। कमिश्नर साहब ने हमें लाहौर बुलाया और पहले टारगेट दिया कि जो आपके पूरे पंजाब को, कि जो आपके टॉप 10 हैं, टॉप 5 हैं, जो दहशत की अलामत हैं, जो सोसाइटी को परेशान करते हैं, उन पे काम करें। तो हमारे यही थे 5, हमने इन पे काम करना शुरू किया। इसमें हमारा बलदस्ता था अली इकराम गुराया और इरम शाह। वकार शाह गैंग की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के पेश नज़र CCD ने यह केस अपने पास ले लिया और फिर 5 माह कबल इस केस के ऊपर भरपूर कार्रवाई का आगाज किया गया। पुलिस इन मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंची, इसमें सबसे बड़ा किरदार इरम शाह और अली इकराम गुराया का था। 5 माह तक इरम शाह ने इस केस के ऊपर जदीद बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की और इसको हल करने के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया गया। 5 महीने में हमने ओल्ड पुलिसिंग और न्यू पुलिसिंग और जो जदीद टेक्निकल वसाइल में जो गैजेट्स चीज़ें वो मिल रही थी उनका हमने कम्बिनेशन किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखा है कि ये लोग, इनकी रिश्तेदारियां कहाँ पे हैं, इनकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, इन लोगों के अजीज़ व क़रीब कहाँ पे हैं।
फिर इनके मोबाइल्स को भी हम देख रहे थे, क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेट यूज़ करते थे, तो उस हवाले से भी जो है ना हम कोशिशें अपनी कर रहे थे कि किसी तरीके से हम इनको ट्रैप कर सकें। तो सारी चीज़ों का जब हमने सरसंगम किया ना, तो मिलाया हमने, तो हमें एक ओल्ड पुरानी इनकी जो है ना 2023 की एक जो है ना हमने इनकी इमसलाजात निकलवाई, पुलिस फाइल्स। उन पुलिस फाइल्स में से हमने इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हमने देखी कि जिन पुराने अफसरों ने इनको इंटेरोगेट किया था, तो उन्होंने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इंटेरोगेट किया। तो उसमें हमें एक ऐसी चीज़ मिली कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो खानसर अड्डा गौहर वाला रोड थाना दुल्लेवाला की हदूद में मौजूद है। तो ये एक ऐसा लिंक था जो हमें मजबूर कर रहा था कि हम खानसर और दुल्लेवाला रोड पे जाएं। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ, अपने अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि वो बिल्कुल रेतरा इलाका था, डायनामिक उसके कुछ और थे। हमने वहाँ पे सबसे पहले उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी हमारे पास थे, उनके फैमिली ट्रीज़ भी हमारे पास थे। हमने वहाँ रेवेन्यू सेंटर गए हैं, राजी सेंटर गए हैं, वहाँ से इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया है, कोई ओनरशिप इनकी मिल जाए, कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की, तो वो नहीं मिली। उन्होंने हमें बताया कि 31,000 चालान मैनुअल हुए हुए हैं और वो हम सर्च करेंगे 1-2 दिन में। फिर हमने CCD बखर के जो DO हैं सतार खींची साहब, उनके साथ सर रब्ता किया, तो उन्होंने हमें जो है ना वो वहाँ पहले SHO रहे थे, वो एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें भी थीं इनकी रिश्तेदारियों के मुतल्लिक, तो वो हमने टच की वहीं बखर में। खुड़िया बढ़ाई से मफरूरी के बाद ये गैंग भक्कर के इलाके में रुपोश हुआ। इनका एक रिश्तेदार है इनाम फौजी, जिसने 75 एकड़ अराजी वहां पर खरीदी थी। ये गैंग वहीं जाकर छुपा। पुलिस ने इस गैंग के ऊपर जब कार्रवाई का आगाज किया तो मेन रोड से 24 किलोमीटर दूर ये जगह वाकया थी, और फिर पुलिस ने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में इस गैंग के ऊपर उस रात को कार्रवाई की। 3 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोककर उनकी लाइटें बंद कर दी गईं। 2 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता पैदल रेतला रेगिस्तान का हिस्सा पार किया गया, और फिर तकरीबन 500 मीटर तक ये लोग क्रोलिंग कर उस जगह तक पहुंचे जहां पर इन मफरूरों ने पनाह ले रखी थी। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम अपने टारगेट के करीब पहुंचे। टारगेट जिस जगह पे था उससे कोई तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर हमने अपनी गाड़ियां जो है ना वो लगा दी, डंप कर दी, और उससे भी पहले हमने ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 किलोमीटर के करीब हमने अपनी गहरी अंधेरी में जो गाड़ियां हैं वो बगैर लाइट्स के चलाईं, ताकि किसी किस्म की हमारी जो हम लोग डिटेक्ट ना हो सकें। और वहाँ जब गाड़ियाँ हमने डंप की उसके बाद हमने 4 टीम्स जो है ना अपनी बनाई, ताकि हम 4 टीम्स जो है ना उस पॉइंट को कवर कर सकें। और उससे तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर की हमने एक जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस कवर किया, जो कि ऑलमोस्ट सारा रेतली और बड़ा वॉकिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं होता, बड़ी मुश्किल उसके ऊपर वॉक होती है। और फिर हमने अपने हैवी जो वेपन्स हैं उनके साथ वॉक करते हुए वहाँ पे पहुँचे। जहाँ पे हमारे टारगेट्स मौजूद थे उससे कोई 1-1.5 किलोमीटर पहले हमने इसको मज़ीद जो है ना अपने आप को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ़ पोजीशंस का इस्तेमाल किया उनके करीब जाने के लिए। और अलसुबह यानी कि पहली जो रोशनी उस पे जो है ना हम लोग उनके ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। और वहाँ पे एज़ पर जो हमें इंफॉर्मेशन थी 8 से 9 लोग जो है ना वो मुसल्ला मौजूद थे। और जैसे ही पुलिस वहाँ पे डिटेक्ट हुई, उनको पुलिस की मूवमेंट जो है ना नज़र आई, उन्होंने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। क्योंकि उनके पास छत का भी एक एडवांटेज था, क्योंकि वो एक ऊंची जगह पे बैठे हुए थे और नीचे से भी वो फायरिंग कर रहे थे उस डेरे के कमरों से, और उन्होंने जो अपने कमरों में बनाई हुई थी स्पेसेस जहाँ से वो हम पे फायर कर रहे थे। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज था कि हम लोग इतना फास्ट आगे नहीं मूव कर सकते थे, बिकॉज हम पे बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, उन कवर से वो फायरिंग कर रहे थे। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना चारों टीमें, क्योंकि चारों तरफ से हम लोगों ने उनको ऑलरेडी जो है ना खामोशी से कवर कर लिया था, हम लोग उनको अपनी जो है ना टैक्टिकली जो है ना इस्तेमाल करते हुए अपने स्किल्स जो है ना उनको जवाबी फायरिंग भी कर रहे थे और उनकी तरफ फॉरवर्ड भी हो रहे थे। और इस दौरान जो है ना ऑलमोस्ट उनकी तरफ से बड़ा हैवी वेपन यूज़ किया जा रहा था, बड़ी हैवी फायरिंग की जा रही थी, और ऑलमोस्ट ये फायरिंग जो है ना 1 घंटे से ज़्यादा चली। 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ, और जब फायरिंग रुकी और पुलिस ने जाकर जय वकुआ की तलाशी ली तो देखा कि वहां पर 4 लाशें पड़ी हैं, जिसमें गुलफाम, हसन, वकास शाह समेत इसका एक और भाई शामिल था। जबकि रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 4 मुल्जिमान वहां से मफरूर भी हुए। इन मुल्जिमान की तलाश के लिए CCD ने
दीगर इलाकों में टीमें रवाना भी की। लेकिन सवाल ये था कि ये चारों अफराद जब यहाँ पहुंचे तो इनकी रेकी किस तरह की गई। बहुत ओपन एरिया, बहुत साथ में रेगिस्तान भी है, पीछे बाग भी था, पीछे फसलात भी थी। तो वो उनमें से जो उनके बाकी साथी थे 4 से 5 के करीब जो है ना, वो उस फायरिंग का उस टाइम वो जो सिचुएशन चल रही थी उसका फ़ायदा उठाते हुए वो लोग तो वहाँ से फरार हो गए। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार होने वाले मुल्ज़मान की तलाश का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन्हें किन इलाकों के अंदर ट्रेस किया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया गया था और अब इन मुल्ज़मान की तलाश जारी थी। फिर इसी दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि टोबे के इलाके में वकास शाह गैंग के 2 अरकान मौजूद हैं। फिर लाहौर के अंदर एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें बाद में शनाख्त हुई कि मरने वाले दोनों अफराद वकास शाह गैंग से ताल्लुक रखते थे और टोबे में होने वाले पुलिस मुकाबले में भी जो मरने वाले दोनों अफराद थे वो वही चारों अफराद निकले जो उस दिन भक्कर के डेरे से फरार हुए थे। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। सीसीडी ने तकरीबन अब इस गैंग का खात्मा कर दिया था, लेकिन अभी भी 5 अफराद मफरूर थे। जो बाकी मानदा इस गैंग के मेंबर हैं उन पे भी काम कर रहे हैं और जब तक ये गैंग मेंबर्स क्लियर नहीं होते या सरेंडर नहीं करते कोर्ट को, या कोर्ट को सरेंडर कर दें या ये क्लियर नहीं कर सकते हम, तब तक हम नहीं रुकेंगे। ये सीसीडी का काम है, ये हमने करना है। जब तक हमारी पब्लिक 100% सुकून से हमें आके कहेगी कि हाँ हम अब खुश हैं, तब सीसीडी का काम मुकम्मल होता है, वरना ये नामुकम्मल काम। वकास शाह गैंग के पुलिस मुकाबलों में हलाकत के बाद कुछ सवालात भी उठने शुरू हुए हैं। कानून में पुलिस मुकाबलों की क्या हैसियत है, माहिर कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, कानून, जहाँ तक कानून की बात है तो डेफिनेटली कोई भी कानून या किसी भी मुल्क का कानून एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की इजाज़त नहीं देता और ना ही होनी चाहिए। जहाँ तक आपने जिक्र किया जिस स्टोरी का, जिस इंसिडेंट का, मैं ये समझती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई सीसीडी डिपार्टमेंट की। सबसे तो बड़ी वजह मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैं हर रोज़ इस किस्म के मामलात से गुज़रती हूँ। इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास आती है, जब हम केस को देखते हैं तो बेसिकली उस केस का सत्यानाश नीचे से ही हो चुका होता है। उसकी वजह यह है कि पुलिस के पास ट्रेड आईओस की कमी है, शायद रिसोर्सेज की कमी है, जिसके मुताबिक वो अच्छी प्रॉम्प्ट जो है ना एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते। मैं जो अपनी फील्ड के जिस फील्ड को मैं डील करती हूँ उसमें हमें एविडेंस चाहिए होती है 24 आवर्स के अंदर, अदरवाइज़ उसकी एविडेंट्री वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। तो इशू ये है कि एक तो सबसे पहले इस पुलिस डिपार्टमेंट को ही मैं समझती हूँ कि अगर ये इनकी ट्रेनिंग इस पॉइंट पे हो, एफआईआर हो, बनती हो, तो फ़ौरन हो जानी चाहिए। बहुत से लोग बड़ी इस बात पे भी हो जाते हैं कि एफआईआर में डिले है। ऐसी एविडेंस जो कि टाइम पे कलेक्ट होनी चाहिए थी और उसको डिपार्टमेंटल उसको भेजना चाहिए था ताकि उसको फर्दर उसको स्टोर किया जाए, वो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से साल बाद, 1.5 साल बाद वही जो रेपिस्ट था वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो इलाके में उसके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी, ये तो कोई मामला ही नहीं है। 6 मंथ के बाद, साल के बाद आप वापस आ जाओ। तो ये क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारे पास अदारे हैं, बजाय इसके कि हम फर्दर अदारे बनाएं, अदारों पे अदारे बनाएं। जो अदारे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, उनको वसाइल मुहैया किया जाए, उनकी वो ज़रूरियात पूरी की जाए जो कि इंसाफ को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सीसीडी का है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, कोई भी महज़बदार मुल्क, कोई भी कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और ये नहीं होना चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसके तहत मैं समझती हूँ कि इसमें बेशुमार बेचारे मज़लूम भी जा सकते हैं। ये जो किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम बेसिक जब केस की एफआईआर दर्ज होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन पे पूरा ज़ोर लगाएं और पूरी अपनी जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ब्रो कर लाया जाए। और उसके बाद, क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अच्छी होगी, हमारे पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग होगी, तो प्रोसिक्यूटर का केस भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो इस तरह ये इस किस्म के मुल्ज़मान जो कि हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं और जो बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, वो एटलीस्ट उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी और क्राइम कम हो जाएंगे। क्या हमारा अदालती निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि इन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका? आखिर क्या वजह थी कि सिर्फ पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा और वो था पुलिस मुकाबलों का? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात की तलाश आज भी हमें है। अपनी कीमती राय का इज़हार
कमेंट में लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।